एडजी में आपका फिर से स्वागत है, आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस यानी सीबीएसई क्लास 10 के चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को एक एक्सटेंडेड एपिसोड में रिवाइज करेंगे। ये लगभग 30 से 60 मिनट्स की जर्नी है, इसलिए आराम से सुनो। नोटबुक पास हो तो अच्छा, लेकिन तुम इसे पैसिवली भी सुन सकते हो। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है स्वाति। मान लो जयपुर की एक स्टूडेंट अनन्या को बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन में फर्क कंफ्यूज हो रहा था। उसने डेफिनेशंस रटने के बजाय हर आइडिया को अपने सवालों से जोड़ा और चैप्टर अचानक कनेक्टेड लगने लगा। आज हम बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, कंजर्वेशन की ज़रूरत, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, फॉरेस्ट कैटेगरीज, चिपको मूवमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सेक्रेड ग्रोव्स और एग्जाम क्वेश्चंस कवर करेंगे। बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे तो आंसर मन में ज़रूर देना। और मैं हूँ स्वाति, क्यूरियस एग्जाम कोच। इस एपिसोड में सिर्फ सुनना नहीं है, कभी कभी 1 सेकंड रुककर अपने वर्ड्स में आंसर बनाना है। अगर कोई डाउट आए उसे इग्नोर मत करना, पहले प्रेडिक्ट करो, फिर एक्सप्लेनेशन सुनो। गौरव, चैप्टर का सबसे बड़ा हुक क्या है? सबसे बड़ा हुक ये है कि ह्यूमंस नेचर से अलग नहीं है। हम इकोलॉजिकल सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्स वेब का सिर्फ एक हिस्सा है और सर्वाइवल के लिए प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट है। इसलिए चैप्टर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को केवल सीनरी नहीं बल्कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह देखता है। तो हमारा लर्निंग मैप क्लियर है। पहले बायोडाइवर्सिटी और इंटरडिपेंडेंस, फिर कंजर्वेशन की आवश्यकता, उसके बाद लॉ और प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोजेक्ट टाइगर, फॉरेस्ट कैटेगरीज, कम्युनिटी कंजर्वेशन और सेक्रेड ग्रोव्स। अंत में हम 4 एक्सरसाइज क्वेश्चंस को एग्जाम आंसर फ्रेम्स में बदलेंगे। 1 सेकंड सोचो, इनमें से कौन सा टॉपिक तुम्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है? चलो बायोडाइवर्सिटी से शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का अर्थ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की विविधता। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, लाइकेंस, ट्रीज, एलिफेंट्स और ब्लू व्हेल्स तक शामिल है। डाइवर्सिटी केवल संख्या नहीं है, स्पीशीज फॉर्म और फंक्शन में अलग हो सकती हैं, फिर भी इंटरडिपेंडेंसीज के नेटवर्क से क्लोजली इंटीग्रेटेड रहती हैं। मैं एक क्विक चेक करती हूँ। अगर किसी एरिया में अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो क्या बस उनकी लिस्ट बना देना बायोडायवर्सिटी समझना है? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? पूरा आंसर नहीं, बायोडाइवर्सिटी में वैरायटी के साथ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर कहता है कि वाइल्ड लाइफ और कल्टीवेटेड स्पीशीज डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन है, लेकिन मल्टीपल नेटवर्क्स ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज से जुड़े हैं। एग्जाम में डाइवर्सिटी और इंटरडिपेंडेंस दोनों कीवर्ड्स लिखना स्ट्रॉन्ग आंसर बनाता है। अब लोकल ऑब्जर्वेशन करो। अपने आसपास ऐसा प्लांट या एनिमल याद करो जो तुम्हारे एरिया में यूनिक या कॉमनली फाउंड हो। चैप्टर इसी ऑब्जर्वेशन से समझाता है कि बायोडायवर्सिटी कोई दूर की चीज नहीं, हमारे डेली लाइफ में इंटीग्रेटेड रिसोर्स है, जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड लेते हैं। भारत वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज में गिना जाता है। सोर्स ये भी संकेत देता है कि अभी बहुत कुछ डिस्कवर होना बाकी हो सकता है। इसलिए इंडिया की फ्लोरा और फौना का महत्व केवल प्रेजेंट स्पीशीज तक सीमित नहीं है। अननोन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी फ्यूचर के लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं। लेकिन एक मिसकंसेप्शन है, अगर प्लांट्स और एनिमल्स डेली लाइफ में मौजूद हैं तो वे ऑटोमेटिकली सेफ होंगे। ऐसा नहीं है। एनवायरमेंटल इनसेंसिटिविटी के कारण डाइवर्स फ्लोरा और फौना ग्रेट स्ट्रेस में है। फेमिलियर होना और प्रोटेक्टेड होना दो अलग बातें हैं, ये पॉइंट मिस मत करना। फॉरेस्ट की रोल भी प्रिसाइज लिखो। फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिस्टम के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। इसका मतलब है कि वे उस सिस्टम में फाउंडेशनल बायोलॉजिकल प्रोडक्शन करते हैं जिस पर दूसरे लिविंग बीइंग्स डिपेंड करते हैं। इसलिए फॉरेस्ट लॉस का असर केवल ट्रीज पर नहीं, पूरे इकोलॉजिकल वेब पर पड़ता है। और प्लांट्स, एनिमल्स तथा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए एयर, वाटर और सॉइल से जुड़े बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ बेनिफिट को केवल इकोनॉमिक प्रॉफिट मत समझना। क्वालिटी एयर, ड्रिंकेबल वाटर और फूड प्रोड्यूसिंग सॉइल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं। इनके बिना ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल नहीं रहेगा। अब मिनी रिकैप। बायोडाइवर्सिटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी, इकोलॉजिकल वेब में इंटरडिपेंडेंस, फॉरेस्ट में प्राइमरी प्रोड्यूसर की रोल
और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एयर, वाटर तथा सॉइल की इंपॉर्टेंस। अब तक हम चैप्टर की फाउंडेशन बना चुके हैं। अब स्वाति, कंजर्वेशन पर पहला सवाल पूछो। क्वेश्चन सिंपल है पर एग्जाम में कॉमनली टेस्टेड है। हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्व क्यों करने चाहिए? पहले 3 रीजन सोचो। एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जुड़ा, एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से, और एक प्लांट्स तथा एनिमल्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी से। आंसर मन में बनाओ फिर आगे सुनो। कंजर्वेशन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स यानी वाटर, एयर तथा सॉइल को बचाता है। ये प्लांट्स और एनिमल्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी भी प्रिजर्व करता है, जिससे स्पीशीज का बेटर ग्रोथ और ब्रीडिंग संभव होता है। इसलिए कंजर्वेशन प्रेजेंट सर्वाइवल और फ्यूचर बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ दोनों से जुड़ा है। जेनेटिक डाइवर्सिटी वाली लाइन स्टूडेंट्स अक्सर छोड़ देते हैं। एग्रीकल्चर में हम ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज पर डिपेंडेंट हैं। इसका मतलब ये है कि अलग अलग वैरायटीज फ्यूचर ग्रोथ और ब्रीडिंग के लिए यूजफुल जेनेटिक रिसोर्सेज दे सकती हैं। केवल टाइगर या फॉरेस्ट बचाना ही कंजर्वेशन का पूरा मीनिंग नहीं है। फिशरीज भी एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी की मेंटेनेंस पर हेविली डिपेंडेंट है। यहाँ रीजनिंग लिखनी है। बायोडाइवर्सिटी जितनी डाइवर्स और बैलेंस्ड होगी, इकोलॉजिकल सिस्टम्स उतने रेजिलिएंट और यूजफुल रहेंगे। सोर्स का सेंट्रल मैसेज है कि नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग बॉक्सेस नहीं, कनेक्टेड सिस्टम्स हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमन लाइफ बायोडाइवर्सिटी पर कैसे डिपेंड करती है, तो केवल फूड लिखकर मत रुकना। एयर, वाटर, सॉइल, एग्रीकल्चर की ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज और फिशरीज का कनेक्शन जोड़ो। एक सेकंड सोचो, क्या ये आंसर कंजर्वेशन की नेसेसिटी भी एक्सप्लेन करता है? हाँ, क्योंकि लॉस का असर कई सिस्टम्स पर एक साथ पड़ता है। अब थ्रेड्स की तरफ आते हैं। चैप्टर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन और फॉरेस्ट्री में रैपिड डिक्लाइन की बैकग्राउंड में कंजर्वेशन को एसेंशियल बताता है। सोर्स ब्रॉड रूप से एनवायरमेंटल इंसेंसिटिविटी और ह्यूमन प्रेशर की बात करता है। इसलिए आंसर में हैबिटेट स्ट्रेस, वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन और नेचुरल रिसोर्सेज पर बढ़ता दबाव जैसे सोर्स ग्राउंडेड फ्रेजेज उपयोग कर सकते हो। एक डिस्टिंक्शन याद रखो। कॉन्जर्वेशन का मतलब नेचर को हर ह्यूमन यूज से कंप्लीटली अलग कर देना नहीं बताया गया है। चैप्टर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी मैनेजमेंट और इकोनॉमिकली वायबल इकोलॉजिकल फार्मिंग की बात करता है। यानी प्रोटेक्शन के साथ रिस्पॉन्सिबल यूज और पार्टिसिपेशन भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट, कंजर्वेशन के आंसर को 3 लेयर्स में रखो। पहले इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, दूसरे जेनेटिक डाइवर्सिटी और स्पीशीज ब्रीडिंग, तीसरे एग्रीकल्चर तथा फिशरीज जैसे ह्यूमन नीड्स। यह स्ट्रक्चर 30 WORD आंसर में कंसाइज और 120 WORD आंसर में विस्तार योग्य है। चलो रिकॉल करते हैं। मैं कहूंगी एयर, वाटर, सॉइल। तुम आगे बोलो। एयर, वाटर, सॉइल के साथ क्या? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के साथ जेनेटिक डाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज और एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। यही चेन कंजर्वेशन की आवश्यकता को कंप्लीट करती है। अब हम लीगल प्रोटेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां इंडिविजुअल कंसर्न नेशनल प्रोग्राम और लॉज में बदलता है। 1960s और 1970s में कंजर्वेशनिस्ट ने नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की डिमांड की। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ। इस एक्ट में हैबिटेट्स की प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड स्पीशीज की ऑल इंडिया लिस्ट, हंटिंग पर बैन और वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने जैसे प्रोविजंस का थ्रस्ट था। इस लॉ को याद करते समय सिर्फ डेट मत रटो, डेट को पर्पस से जोड़ो। 1972 हैबिटेट्स और एंडेंजर्ड स्पीशीज की लीगल प्रोटेक्शन, हंटिंग बैन और वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टैब्लिश किए ताकि नेचुरल हैबिटेट्स प्रिजर्व हो सके। क्विक क्वेश्चन, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का आंसर में क्या रोल लिखोगे? केवल नेम्स की लिस्ट नहीं, इनके पर्पस को लिखना है। नेचुरल हैबिटेट्स को प्रिजर्व करना और थ्रेटेंड स्पीशीज को प्रोटेक्शन देना। नेम तभी यूजफुल है जब फंक्शन भी एक्सप्लेन हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रेवली थ्रेटेंड एनिमल्स के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए। सोर्स में टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस, कश्मीर स्टैग या हंगुल,
फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल और एशियाटिक लायन जैसे एग्जाम्पल्स हैं। लेटर इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और स्नो लेपर्ड को भी लीगल प्रोटेक्शन मिला। लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए एग्जाम में रैंडम नेम्स भरने से बेहतर है कैटेगरी समझना। एक बिग एंडेंजर्ड स्पीशीज एग्जाम्पल, एक बर्ड, एक रेप्टाइल और एक प्रोटेक्टेड मैमल लिख सकते हो, लेकिन वही नेम्स लिखो जिन्हें चैप्टर सपोर्ट करता है। स्पेलिंग केयरफुली लिखना, स्पेशली वन हॉर्न राइनोसरस और घड़ियाल। कंजर्वेशन प्रोग्राम्स का फोकस समय के साथ ब्रॉडन हुआ। पहले रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने पर जोर था। बाद में कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बायोडायवर्सिटी पर फोकस करने लगे, न कि उसकी केवल कुछ कंपोनेंट्स पर। इंसेक्ट्स भी कंजर्वेशन प्लानिंग में आने लगे और प्रोटेक्टेड स्पीशीज की लिस्ट एक्सपैंड हुई। यहाँ एक सटल पॉइंट है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में केवल फेमस एनिमल्स नहीं आते। वाइल्ड लाइफ एक्ट की 1980 और 1986 नोटिफिकेशंस के तहत सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाईज, मॉथ्स, बीटल्स और वन ड्रैगन फ्लाई प्रोटेक्टेड स्पीशीज लिस्ट में जोड़े गए। 1991 में प्लांट्स को भी पहली बार लिस्ट में शामिल किया गया, स्टार्टिंग विद 6 स्पीशीज। मिनी रिकैप: 1972 का एक्ट, हैबिटेट प्रोटेक्शन, हंटिंग बैन, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, प्रोटेक्टेड स्पीशीज लिस्ट, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। फिर स्पेसिफिक एनिमल प्रोजेक्ट्स और ब्रॉडर बायोडायवर्सिटी फोकस। एग्जाम आंसर में क्रोनोलॉजी और पर्पस को कनेक्ट करना है, आइसोलेटेड फैक्ट्स नहीं लिखने। अब टाइगर पर आते हैं। टाइगर को चैप्टर फॉनल वेब की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज कहता है। 1973 में अथॉरिटीज ने रियलाइज किया कि टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेटेड 55,000 से घटकर 1,827 रह गई थी। एक सेकंड रुककर सोचो, इतनी गिरावट किन थ्रेट से जुड़ी थी? मेजर थ्रेट्स थे पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, प्रे स्पीशीज की डिप्लीशन और ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। टाइगर स्किन्स का ट्रेड और बोन्स का ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज भी पॉपुलेशन को एक्सटिंक्शन के एज तक ले गया। इंडिया और नेपाल सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन के लगभग 2/3 हैबिटेट प्रोवाइड करते थे, इसलिए पोचिंग टारगेट्स बने। अब कंफ्यूजन चेक। क्या प्रोजेक्ट टाइगर का पर्पस सिर्फ टाइगर्स की संख्या बढ़ाना था? ये इनकम्प्लीट आंसर है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ, लेकिन टाइगर कंजर्वेशन को साइजेबल मैग्नीट्यूड के बायोटाइप्स प्रिजर्व करने के मीन्स के रूप में भी देखा गया। स्पीशीज बचाते हुए हैबिटाट और इकोलॉजिकल वेब को प्रोटेक्ट करना ब्रॉडर आइडिया है। सोर्स में टाइगर रिजर्व्स के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व असम में और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में। मैप बेस्ड रिवीजन में लोकेशंस को चैप्टर फैक्ट्स से लिंक करो। मैं स्टूडेंट बनकर पूछती हूँ, अगर क्वेश्चन आए कि टाइगर पॉपुलेशन डिक्लाइन के रीजंस बताइए, तो क्या केवल पोचिंग लिखना सफिशिएंट है? नहीं। 4 कनेक्टेड पॉइंट्स दो, इलीगल ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, प्रे बेस की डिप्लीशन और ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। आंसर में ट्रेड और ट्रेडिशनल मेडिसिन का कॉन्टेक्स्ट भी जोड़ सकते हो। एग्जैक्टली। और फिगर्स लिखते समय 55,000 एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी और 1,827 इन 1973 को केयरफुली प्रेजेंट करो। ये न्यूमेरिकल कॉन्ट्रास्ट डिक्लाइन की सेवेरिटी दिखाता है, लेकिन अनसपोर्टेड एक्स्ट्रा स्टैटिस्टिक्स मत जोड़ना। सोर्स ग्राउंडेड फिगर्स ही एग्जाम में भरोसे से उपयोग करो। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया, बायोडायवर्सिटी और लीगल कंजर्वेशन कवर कर चुके हैं। टाइगर सेक्शन का टेक अवे है, स्पीशीज प्रोटेक्शन और हैबिटेट प्रोटेक्शन अलग अलग नहीं चल सकते। अगर हैबिटेट श्रिंक होगा या प्रे बेस घटेगा, तो केवल हंटिंग बैन से कंप्लीट कंजर्वेशन नहीं होगा। अगर किसी टाइगर रिलेटेड डाउट में स्टूडेंट्स अटके, तो एडजी में एग्जैक्ट क्वेश्चन को सोक्रेटिक स्टेप्स में तोड़कर सोच सकते हैं। स्पीशीज कौन सी है, थ्रेट क्या है, प्रोटेक्शन किस लेवल पर चाहिए और हैबिटेट क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे आंसर याद करने के बजाय रीजनिंग से बनता है। हाँ, और अभी खुद टेस्ट करो। प्रोजेक्ट टाइगर की डेट क्या थी? पॉपुलेशन डिक्लाइन का 1 फिगर क्या था? और 2 थ्रेट्स कौन से थे? आंसर्स मन में बोलो। अगर कोई पॉइंट मिस हुआ, उसे वापस एक्सप्लेनेशन से जोड़ो।
क्योंकि एक्टिव रिकॉल में स्ट्रगल करना लर्निंग का हिस्सा है। अब टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इंडिया में फॉरेस्ट का मैनेजमेंट और रेगुलेशन आसान नहीं है। सोर्स फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट में क्लासिफाई करता है। क्लासिफिकेशन को याद रखने का बेस्ट तरीका है हर कैटेगरी की डिफाइनिंग फीचर और कंजर्वेशन स्टेटस कंपेयर करना। पहले रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। टोटल फॉरेस्ट लैंड का मोर देन हाफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स घोषित किया गया है। इन्हें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए सबसे वैल्यूएबल माना जाता है। एग्जाम में कीवर्ड है मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन। इस कैटेगरी को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के साथ मिक्स मत करना। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लगभग 1/3 टोटल फॉरेस्ट एरिया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड घोषित किए गए हैं। ये फॉरेस्ट लैंड्स को फर्दर डिप्लीशन से प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट फ्रेज है प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन। रिजर्व का एम्फेसिस कंजर्वेशन वैल्यू पर, प्रोटेक्टेड का एम्फेसिस डिप्लीशन रोकने पर लिख सकते हो। अनक्लास्ड फॉरेस्ट वे अदर फॉरेस्ट और वेस्टलैंड्स हैं जो गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज से बिलोंग कर सकते हैं। ईस्टर्न स्टेट्स और गुजरात के कुछ पार्ट्स में अनक्लास्ड फॉरेस्ट का परसेंटेज हाई है और लोकल कमिटीज मैनेज करती हैं। ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों को आंसर में ध्यान से लिखना। रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स को परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स भी कहा जाता है। इन्हें टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के प्रोडक्शन तथा प्रोटेक्टिव रीजंस के लिए मेंटेन किया जाता है। मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट एरिया परमानेंट फॉरेस्ट के अंडर है, जो उसके टोटल फॉरेस्ट एरिया का 75% है। अब मैचिंग क्वेश्चन मेंटली सॉल्व करो। मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन कौन? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड और फर्दर डिप्लीशन से बचाए गए कौन? गवर्नमेंट, प्राइवेट और कम्युनिटी ओन अदर फॉरेस्ट्स तथा वेस्टलैंड्स कौन? क्रम से रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, अनक्लास्ड। तुम्हारा आंसर यही आया। डिस्ट्रीब्यूशन में सोर्स कुछ स्टेट पैटर्न्स देता है। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स का लार्ज परसेंटेज है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स का बल्क है। इन्हें तभी लिखो जब डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए। इस सेक्शन की कॉमन मिस्टेक है कैटेगरीज को ओनरशिप के आधार पर ही डिफाइन करना। रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड की डेफिनेशंस में कंजर्वेशन स्टेटस और प्रोटेक्शन पर्पस सेंट्रल है। अनक्लास्ड में गवर्नमेंट, प्राइवेट और कम्युनिटी ओनरशिप का पॉइंट आता है। एक आंसर में तीनों कैटेगरीज को पैरेलल फॉर्मेट में लिखना सबसे क्लियर रहेगा। Recap chain: reserved, more than half and most valuable for conservation; protected, almost 1/3 and protected from further depletion; unclassed, other forests and wastelands under government, private और community ownership। यह 3 लाइन फ्रेमवर्क मैचिंग और शॉर्ट आंसर दोनों में यूजफुल है। अब चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। इंडिया में फॉरेस्ट ट्रेडिशनल कम्युनिटीज का होम भी है, इसलिए कंजर्वेशन केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती। लोकल पीपल हैबिटेट से जुड़े हैं और लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड सिक्योर करने के लिए कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान में विलेजर्स ने माइनिंग के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का रेफरेंस देकर फाइट किया। अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 विलेजर्स ने 1200 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट को भैरोदेव डाका सेंचुरी डिक्लेयर किया और अपने रूल्स बनाए। इन रूल्स में हंटिंग अलाउड नहीं थी और आउटसाइड एनक्रोचमेंट से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट की गई। ये एग्जाम्पल आंसर में इसलिए पावरफुल है क्योंकि इसमें कम्युनिटी एजेंसी दिखती है। विलेजर्स पैसिव बेनिफिशियरीज नहीं, एक्टिव प्रोटेक्टर्स हैं। एक सेकंड सोचो, कंजर्वेशन और लाइवलीहुड का रिलेशन यहाँ कैसे समझ आता है। हैबिटेट बचेगा तो कम्युनिटी का लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड भी सिक्योर हो सकता है। चिपको मूवमेंट हिमालयाज में डिफोरेस्टेशन के खिलाफ कम्युनिटी रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल है। इस मूवमेंट ने कई एरियाज में डिफोरेस्टेशन रेजिस्ट किया और कम्युनिटी एफोरेस्टेशन विद इंडिजिनस स्पीशीज की सक्सेस दिखाई। एग्जाम में चिपको को केवल ट्री हगिंग इमेज तक सीमित मत करना। रेजिस्टेंस और इंडिजिनस एफोरेस्टेशन दोनों पॉइंट्स लिखो। बीच बचाओ आंदोलन इन तेहरी
और नवदान्या जैसे फार्मर्स तथा सिटीजन ग्रुप्स ने भी इकोलॉजिकल फार्मिंग की पॉसिबिलिटीज दिखाई। डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन सिंथेटिक केमिकल्स के बिना एडिक्वेट लेवल्स पर पॉसिबल और इकोनॉमिकली वायबल हो सकती है। ये कंजर्वेशन को एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड से कनेक्ट करता है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या जेएफएम डिग्रेड फॉरेस्ट के मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन में लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करने का एग्जाम्पल है। यह प्रोग्राम फॉर्मली 1988 से एग्जिस्ट करता है, जब ओडिशा ने फर्स्ट रेजोल्यूशन पास किया। जेएफएम लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस की फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। जीएफएम में विलेज इंस्टीट्यूशंस मोस्टली डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पर प्रोटेक्शन एक्टिविटीज अंडरटेक करती हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज करता है। रिटर्न में कम्युनिटी मेंबर्स को इंटरमीडियरी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और सक्सेसफुल प्रोटेक्शन के बाद हार्वेस्टेड टिम्बर में शेयर। बेनिफिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों याद रखो। अगर 1 to 0 W और D आंसर आए, स्ट्रक्चर रखो। फॉरेस्ट ट्रेडिशनल कम्युनिटीज का होम है। सरिस्का या सोंचुरी एग्जाम्पल, चिपको और इंडिजिनस स्पीशीज बीज बचाओ आंदोलन और नवदान्या। फिर जेएफएम में विलेज इंस्टीट्यूशंस और बेनिफिट्स। अंत में लिखो कि लोकल कम्युनिटीज को नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करना जरूरी है। कॉमन मिस्टेक। जेएफएम को चिपको मूवमेंट का दूसरा नाम समझ लेना। चिपको एक फेमस मूवमेंट था जिसने डिफॉरेस्टेशन रेजिस्ट किया। जेएफएम एक फॉर्मल प्रोग्राम है जिसमें लोकल इंस्टीट्यूशंस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन होता है। दोनों में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कॉमन है, लेकिन फॉर्म्स अलग हैं। सोर्स का लार्जर लेसन भी इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन की डायनामिक्स बताती हैं कि लोकल कम्युनिटीज को एवरीवेयर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व करना चाहिए। डेवलपमेंट एक्टिविटीज पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंट फ्रेंडली और इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग होनी चाहिए। ये कंक्लूडिंग प्रिंसिपल आंसर को मैच्योर बनाता है। मिनी रिकैप करो। कम्युनिटी कंजर्वेशन के 4 एंकर्स हैं: ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, लोकल रूल्स, चिपको और इंडिजिनस अफॉरेस्टेशन तथा जेएफएम। अब एक सेकेंड क्विज, कौन सा ऑप्शन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करता? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन या डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? करेक्ट आंसर है डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बाकी 3 कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ये एक्सरसाइज का डायरेक्ट एमसीक्यू पैटर्न है। रीजन भी समझो। सेंचुरी डिमार्केशन इंस्टीट्यूशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है, जबकि जेएफएम, चिपको और बीज बचाओ आंदोलन में कम्युनिटीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अब सेक्रेड ग्रोव्स चैप्टर का कल्चरली रिच सेक्शन। नेचर वर्शिप एक एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है जिसका प्रेमिस है कि नेचर की सभी क्रिएशंस प्रोटेक्ट की जानी चाहिए। इसी बिलीफ ने कई वर्जिन फॉरेस्ट को प्रिस्टीन फॉर्म में प्रिजर्व किया, जिन्हें सेक्रेड ग्रोव्स कहा जाता है। सेक्रेड ग्रोव्स फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस माने जाते हैं। लोकल पीपल ने इन फॉरेस्ट पैचेस को अनटच छोड़ा और इंटरफेरेंस बैन किया। कुछ सोसाइटीज पर्टिकुलर ट्रीज को टाइम इमेमोरियल से रिवियर करती हैं। मुंडा और संथाल महुआ तथा कदम्बा ट्रीज वर्शिप करते हैं। ओडिशा और बिहार में वेडिंग्स के दौरान टैमरिंड और मैंगो ट्रीज रिवेयर्ड है। पीपल और बैनियान ट्रीज भी कई लोगों के लिए सेक्रेड हैं। स्प्रिंग्स, माउंटेन पीक्स, प्लांट्स और एनिमल्स को सेक्रेड क्वालिटीज देकर प्रोटेक्ट किया जाता है। बिश्नोई विलेजेस के आसपास ब्लैक बक, नीलगाय और पीकॉक्स कम्युनिटी का इंटेग्रल पार्ट माने जाते हैं और नोबडी हार्म्स देम। यह बिलीफ कंजर्वेशन प्रैक्टिस बन जाता है। सेक्रेड ग्रोव्स की एग्जाम डेफिनेशन केयरफुली लिखो। लोकल बिलीफ से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पैचेस जिन्हें अनटच्ड रखा जाता है और जिनमें इंटरफेरेंस बैंड होता है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और कंजर्वेशन इफेक्ट जोड़ो। केवल रिलीजियस बिलीफ लिखना इनकम्प्लीट है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन का रिजल्ट भी बताना है। यह सेक्शन हमें दिखाता है कि कंजर्वेशन हमेशा मॉडर्न लॉ से शुरू नहीं होती। ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस भी नेचर प्रोटेक्शन कर सकती हैं, लेकिन आंसर में ओवर जनरलाइज मत करना। चैप्टर स्पेसिफिक कम्युनिटीज और एग्जाम्पल्स देता है, उन्हीं को एक्सप्लेन करो। अपने मन से कोई नया कस्टम या फैक्ट मत जोड़ना। अब हम एक्सरसाइज स्टाइल क्वेश्चंस करेंगे। पहला, बायोडाइवर्सिटी क्या है और ह्यूमन लाइव्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है?
आंसर की शुरुआत डेफिनेशन से करो, फिर इंटरडिपेंडेंस, एयर, वाटर, सॉइल और फूड प्रोड्यूसिंग सॉइल का कनेक्शन लिखो। अंत में फॉरेस्ट को प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के रूप में मेंशन कर सकते हो। तुम्हारी टर्न। 30 वर्ड्स के आसपास आंसर बनाओ। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग, ह्यूमन डिपेंडेंस और इम्पोर्टेंस। मन में बोलो, फिर कंपेयर करो कि क्या तुमने वैरायटी के साथ इंटरडिपेंडेंस लिखा। 1 सेकेंड रुककर सोचो, केवल एनिमल्स लिखना क्यों गलत होगा? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कल्टीवेटेड स्पीशीज भी शामिल है। स्ट्रॉन्ग आंसर होगा बायोडाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी और उनके इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स को दर्शाती है। यह एयर, वाटर, सॉइल और फूड सिस्टम्स को सपोर्ट करती है, इसलिए ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। दूसरा क्वेश्चन, ह्यूमन एक्टिविटीज ने फ्लोरा और फौना के डिप्लीशन को कैसे अफेक्ट किया? सोर्स ग्राउंडेड आंसर में एनवायरमेंटल इंसेंसिटिविटी, श्रिंकिंग हैबिटेट्स, पोचिंग फॉर ट्रेड, प्रे बेस्ड डिप्लीशन और ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे पॉइंट्स आते हैं। पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज सिनॉप्सिस में है, पर आंसर को चैप्टर के एक्सप्लेन पॉइंट्स से एंकर रखना। तीसरा लॉन्ग आंसर कम्युनिटीज की रोल पर है। इंट्रोडक्शन में बताओ कि फॉरेस्ट ट्रेडिशनल कम्युनिटीज का होम और लाइवलीहुड बेस है। बॉडी में सरिस्का विलेजर्स, भैरोदेव डाका ऑफ सोनचुरी, चिपको, बीज बचाओ आंदोलन, नवदान्या और जेएफएम एक्सप्लेन करो। कंक्लूजन में लोकल पार्टिसिपेशन और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट लिखो। चौथा, लॉन्ग आंसर गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पर है। यहाँ लॉ, प्रोटेक्टेड एरियाज, हंटिंग और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, कम्युनिटी रूल्स, इंडिजिनस एफॉरेस्टेशन, इकोलॉजिकल फार्मिंग, जेएफएम और सेक्रेड ग्रोव्स को कनेक्ट किया जा सकता है। हर पॉइंट के साथ उसका कंजर्वेशन इफेक्ट बताओ, केवल लिस्ट मत बनाओ। अब आंसर राइटिंग का स्मॉल फ्रेमवर्क, डेफिनेशन या कॉन्टेक्स्ट, फिर 2 to 4 एक्सप्लेन पॉइंट्स, फिर रिलेवेंट एग्जाम्पल और अंत में कंक्लूडिंग लाइन। 30 WORD आंसर में कॉम्पैक्ट रहो। 120 WORD आंसर में हेडिंग्स मन में रखकर पैराग्राफ बनाओ। एग्जैक्ट फैक्ट्स और डेट्स तभी लिखो जब कॉन्फिडेंटली याद हो। एक फाइनल प्रैक्टिस मैच करो, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अगर तुमने फर्स्ट को मोस्ट वैल्यूबल फॉर कंजर्वेशन, सेकंड को फर्दर डिप्लीशन से प्रोटेक्टेड और थर्ड को गवर्नमेंट, प्राइवेट तथा कम्युनिटी ओन्ड अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स चुना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वास्ट वैरायटी और इंटरडिपेंडेंट इकोलॉजिकल वेब। दूसरा, फॉरेस्ट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं और एयर, वाटर, सॉइल तथा फूड सिस्टम से जुड़े हैं। तीसरा, कंजर्वेशन इकोलॉजिकल और जेनेटिक डाइवर्सिटी तथा लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स प्रिजर्व करता है। चौथा, 1972 का इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हंटिंग बैन, हैबिटेट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड स्पीशीज लिस्ट और वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन से जुड़ा है। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज नेचुरल हैबिटेट्स बचाते हैं। पांचवा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ और टाइगर के साथ साइजेबल बायोटाइप्स प्रिजर्व करने का उद्देश्य भी रखता था। छठा, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड फॉरेस्ट की डेफिनेशंस अलग है। सातवां, कम्युनिटी कंजर्वेशन में चिपको, लोकल रूल्स, इकोलॉजिकल फार्मिंग और जेएफएम आते हैं। आठवां, सेक्रेड ग्रोव्स ट्रेडिशनल बिलीफ से प्रोटेक्टेड अनटच्ड फॉरेस्ट पैचेज है। चैप्टर का सेंट्रल कंक्लूजन है कि नेचर और सोसाइटी की रिलेशनशिप को कोलैबोरेटिव बनाना होगा। कॉमन मिस्टेक याद रखो, प्रोजेक्ट टाइगर को सिर्फ टाइगर काउंटिंग प्रोग्राम मत लिखना और जेएफएम को चिपको का सिनोनिम मत बनाना। दूसरा मिस्टेक, बायोडाइवर्सिटी आंसर में केवल एनिमल्स लिखना, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कल्टीवेटेड स्पीशीज और इंटरडिपेंडेंसीज भी मेंशन करो। यही छोटे डिटेल्स मार्क्स बचाते हैं। अब कॉन्क्रीट चैलेंज। नोटबुक में बिना देखे 4 हेडिंग्स लिखो। बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस, 1972 एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, कम्युनिटी कंजर्वेशन। हर हेडिंग के नीचे 3 कीवर्ड्स और एक एग्जाम्पल लिखो। फिर एक 120 WORD आंसर बनाओ कि कम्युनिटीज ने इंडिया में फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ कैसे कंजर्व किए। और आंसर लिखने के बाद खुद से पूछो, क्या मैंने फैक्ट के साथ रीजन दिया? क्या एग्जाम्पल का कंजर्वेशन इफेक्ट समझाया?
क्या कंक्लूजन पीपल सेंट्रिक, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग डेवलपमेंट से जुड़ा है? अगर किसी स्टेप पर डाउट हो, एडजी को एग्जैक्ट डाउट दो और उसे एक्टिव रिकॉल या टीचिंग ऑफ फ्रेंड स्टाइल में एक्सप्लेन करके देखो। आज हमने क्लास 10 सोशल साइंस के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह रिवाइज किया। बायोडाइवर्सिटी से ह्यूमन सर्वाइवल, कंजर्वेशन से लीगल प्रोटेक्शन, प्रोजेक्ट टाइगर से हैबिटेट थिंकिंग, फॉरेस्ट कैटेगरी से मैनेजमेंट और कम्युनिटीज तथा सेक्रेट ग्रोव से शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अपना 4 हेडिंग चैलेंज पूरा करो और आंसर्स को अपने वर्ड्स में बोलकर चेक करो। एडजी के साथ फिर मिलेंगे एक और काम कॉन्सेप्ट बेस्ड रिवीजन में। तब तक याद रखो, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ केवल चैप्टर कंटेंट नहीं, हमारे इकोलॉजिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं।